वैद्यकीय क्षेत्र में अनेकों उपचार पद्धति विकसित हो रही है, लेकिन बीमारी का जड़ से इलाज और पर्सन एज अ होल, इन दो तत्वों पर होम्योपैथी आज अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इसी के साथ होम्योपैथी के बारे में बड़े पैमाने पर होने वाली जनजागृति की बदौलत साधारण वर्ग से लेकर अभिजात वर्ग तक सभी प्रकार के लोग आज होम्योपैथी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विश्व भर में आज होम्योपैथी क्षेत्र में माहिर संशोधक अपने संशोधन तथा अनुभव की बदौलत एक और अनेक रोगियों को स्थायी बीमारियों से मुक्त कराकर उन्हें सामान्य तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में सहायता कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बड़े पैमाने पर होम्योपैथी के बारे में जनजागृति भी कर रहे हैं। होम्योपैथी जगत के ऐसे ही एक शख्सियत मॉडर्न होम्योपैथी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने रोगियों का आत्मविश्वास निर्माण कर उन्हें दुर्लभ बीमारी से निजात दिलाकर एक सुखी सामान्य जीवन की प्राप्ति कराने का उद्देश्य लेकर पिछले 22 वर्षों से अथक संशोधन और रोगियों पर यशस्वी उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार माने इन्होंने अपने वैद्यकीय कार्य की शुरुआत एक लेक्चरर के रूप में की। साथ ही पारंपरिक उपचार पद्धति से चिरकालिक माने जाने वाली बीमारियों पर निरंतर संशोधन कर अपने अनुभव तथा उपचार के माध्यम से मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस सामान्य और आसान परंतु दुर्लभ बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाली उपचार पद्धति का निर्माण किया। 22 साल पहले कोल्हापुर में बोए हुए इस पौधे का आज पूरे भारत के साथ देश विदेश के रोगियों को लाभ मिल रहा है। मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की निर्मित डॉक्टर विजय कुमार माने इनके निरंतर संशोधन, इनके अनुभव तथा उपचार के माध्यम से हुई है। दिन ब दिन इसमें नए संशोधन के चलते कैंसर, किडनी फेलियर, लीवर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थि रोग जैसे अनेक चिरकालिक बीमारियों पर डॉक्टर विजय कुमार माने का संशोधन और इसी संशोधन पर आधारित दवाइयों का निर्माण मॉडर्न होम्योपैथी द्वारा किया जाता है। मरीज के लिए आसान ऐसी दवाइयों की किट जिसमें लिक्विड और ग्रैब्यूल्स की निर्मित की जाती है, जिसका संचालन बहुत आसान होता है। नमस्कार, हेल्दी एरा विद मॉडर्न होम्योपैथी इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं लीवर सिरोसिस इस बीमारी के बारे में। और हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर सीमंतिनी नरवणे जी को, जिन्होंने उनका MD इन होम्योपैथी मुंबई से किया है और फिलहाल वे मॉडर्न होम्योपैथी नागपुर ब्रांच हेड है। सीमंतिनी जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और जैसे कि मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं लीवर सिरोसिस के बारे में, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि लीवर होता क्या है और उसकी मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें क्या यूज होता है लीवर का? जी, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके जो लोकेशन कहते हैं हम, जो ये है हमारे शरीर में राइट साइड में, जिसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं मेडिकल टर्म में, तो हमारे शरीर के राइट साइड में पसलियों के नीचे ये स्थित होता है। ये हमारे बॉडी में दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, मतलब जो भी हम कुछ खाते हैं तो वो खाने का पचन कराना लीवर करता है, और जो शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना या उन्हें साफ करने में हमारी मदद करता है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये लीवर जो है वो करता है। तो हमने जो है लीवर की बीमारियां होती है, कई सारी होती ही होगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुनाई देता है वो है लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस होता क्या है? जी, लिवर सिरोसिस ये एक लीवर की बीमारी ही है। और जहाँ तक सवाल है लीवर की बीमारियों का, तो लीवर में सबसे पहले नंबर में पाई जाने वाली बीमारी है लीवर का कैंसर। लीवर के कैंसर में हाई मोर्टेलिटी रेट है, राइट है। और सेकेंड नंबर पर पाई जाती है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस के भी पेशेंट काफ़ी हाई रिस्क में होते हैं। तो लिवर सिरोसिस मतलब अगर आप किसी हेल्दी पर्सन का लीवर कंपेयर करते हैं और लीवर सिरोटिक पेशेंट का लीवर कंपेयर करते हैं, तो हेल्दी पर्सन का लीवर सॉफ्ट और रेगुलर सरफेस होता है उसका। वही सिरोटिक पेशेंट का जो होता है लीवर, वो काफ़ी स्टोनी हार्ड, मतलब सख्त होता है वो।
और उसकी जो सरफेस है वो नोड्यूलर होती है या स्कार्ड सरफेस होती है, खुरदरी सी होती है। अब ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे लीवर में जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, हिपैटोसाइट्स जिसे हम कहते हैं, उसका बहुत अच्छा फंक्शन है। अगर लीवर में प्राइमरी लेवल पे कुछ डैमेज होता है तो वो कोशिकाएं ऑटो रिपेयर मोड में, जैसे ऑटो रिपेयर मोड होता है, अपने आप सब कुछ हील कर देती है अच्छी तरह से, जैसे पूर्वरत कर देती है, लीवर जैसा था वैसे। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आप लीवर पे किसी तरह का इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब या फिर किसी तरह का रिपीटेडली घाव कर रहे हैं, तो वो जो सेल्स है हिपैटोसाइट्स में, उसमें एक प्रकार का परमानेंट डैमेज आ जाता है। तो वो जो सेल्स है उसमें फाइब्रस टिश्यू, डैमेज सेल्स में फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट होना शुरू करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे स्कारिंग आती है, जिसके चलते लीवर सिरोसिस में परिवर्तित हो जाता है। वो जो स्कार्ड लीवर होता है वो पूरा सिरोसिस लीवर में परिवर्तित हो जाता है और स्टोनी हार्ड होता है, जिसका सरफेस जब हम देखते हैं तो वो खुरदरा सा होता है। इतना नाजुक सा लीवर है, लेकिन एक कहीं ना कहीं इंसान से मिलती जुलती ही इसकी कार्य पद्धति है, ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अगर मन में हमारे कोई घाव करता है तो कुछ दिन तो हम सह लेते हैं, लेकिन अगर वही चीज बार बार हो जी तो उससे तकलीफ परमानेंट हो जाती है। ये कुछ लीवर से मिलता जुलता ही है। लेकिन आपसे ये जानना है कि आपने जो अभी बताया वो तो ठीक है कि मतलब बार बार अगर घाव होता है तो लीवर खराब होता है और तकलीफ बढ़ती है, लीवर सिरोसिस होता है, लेकिन ये होता क्यों है? मतलब वजह क्या है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये तकलीफ होने लगती है लीवर में? जी, कॉजेस की अगर हम बात करते हैं, तकलीफ किस कारण से ये होता है, तो 4 कारण मेन है इसके पीछे। जैसे फैटी लीवर डिजीज या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, ठीक है। दूसरे नंबर पे है अल्कोहल इंटेक, जो शराब पीते हैं उसे। तीसरे नंबर पे है हेपेटाइटिस सी और चौथे नंबर पे है हेपेटाइटिस बी। अब ये जो फैटी लीवर है नॉन अल्कोहलिक, इसके नाम में ही पता चलता है जो शराब नहीं पीते हैं उनमें पाए जाने वाला लीवर डिजीज, लीवर सिरोसिस। तो क्यों होता है ये? सबसे पहला कारण है ओबेसिटी, मोटापा, विसरल ओबेसिटी जो कहते हैं, उन केसेस में लीवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है डायबिटीज, मतलब अनकंट्रोल्ड शुगर है, कंट्रोल में नहीं है, या फिर शुगर डायग्नोस हुआ है लेकिन किसी तरह का नेग्लिजेंस, पेशेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं, अच्छे से परहेज नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें लीवर सिरोसिस होने का चांसेस है। या फिर डिसलिपिडीमिया, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा होते, ध्यान नहीं देते, खान पान पे कंट्रोल नहीं रहता है, इस वजह से भी फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर मतलब लीवर में फैट डिपोजिशन हो जाना। अब ये फैट डिपोजिशन होता है, मतलब ये सोनोग्राफी से हम निदान कर सकते हैं कि वो ग्रेड 1 फैटी लीवर है या ग्रेड 2 फैटी लीवर डिजीज है। फिर दूसरी बात जो मैंने आपको कही, अल्कोहल मतलब जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म करते हैं, मतलब बहुत सालों से शराब पीते आ रहे, शराब का सेवन करते आ रहे हैं, या फिर जो रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली रोज शराब पीते हैं, मतलब उनका एक दिन में 50 ग्राम से ऊपर अगर इंटेक है शराब का, तो उन्होंने सतर्क हो जाना चाहिए, उन्हें लीवर सिरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स ने जिनको अल्कोहलिज्म का ये है? इन्होंने ना रूटीनली इनका चेकअप कराते रहना। सबसे पहली बात तो अल्कोहल बंद कर देना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। दूसरी बात, रूटीनली अपने लीवर का चेकअप करते रहना चाहिए, जो भी लीवर से रिलेटेड टेस्ट रहते हैं वो उन्होंने परफॉर्म करते रहने चाहिए, ताकि वो अल्कोहलिक हिपेटाइटिस से बच जाए। और अल्कोहलिक हिपेटाइटिस का अगर हम इलाज करते नहीं हैं तो वो सिरोसिस ऑफ लीवर में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड थिंग, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी किस वजह से होता है? या तो किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन का हिस्ट्री है सपोज, या फिर किसी इंजेक्शन का संक्रमण, या टैटूइंग, जो टैटू कराते हैं बॉडी, उस वजह से भी लीवर के ऊपर सूजन आती है। सूजन के ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो स्कारिंग, और स्कारिंग से सिरोसिस ऑफ लीवर। और चौथा, हेपेटाइटिस बी। किसी को बचपन में हेपेटाइटिस बी का हिस्ट्री रहता है, या यंग एज में, या किसी भी फेज में अगर हेपेटाइटिस बी होता है और उसको अनट्रीटेड रखा है, मतलब उसके ऊपर सही से निदान या सही से इलाज नहीं किया है, तो सिरोसिस ऑफ लीवर होने के चांसेस होते हैं। अभी आपने कहा कि टैटूइंग, डायबिटीज, कितनी सारी चीजें हैं जो इसका ध्यान भी नहीं आता है कि ये हमारे लीवर को भी इफेक्ट कर सकता है, हेपेटाइटिस बी इवन। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें कोई एज ग्रुप ऐसा होता है कि किसे ज्यादा होने के चांसेस है, या किस एज ग्रुप में ये हो सकता है?
देखिए एज ग्रुप में मतलब वो डिपेंड करता है कैसा है। जैसे हेपेटाइटिस चाइल्डहुड में मोस्टली जो सिरोसिस ऑफ लीवर है वो 45 प्लस में देखा जाता है। 45 प्लस जो होते हैं एडल्ट एज ग्रुप है उसमें ही देखा जाता है। और लीवर सिरोसिस का ऐसा है कि इसका जो निदान है, डायग्नोसिस है, ये अर्ली इसमें बहुत कम केसेस में होता है। ये जब बहुत एडवांस स्टेज में चला जाता है और सिम्टम्स दिखाने लगता है तब इसका निदान होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? और अभी आपने जैसे कहा कि स्टेजेस भी हैं शायद इसकी, तो उन स्टेजेस के बारे में भी अगर आप जी साइंटिफिकली अगर हम देखते हैं तो स्टेजेस 4 स्टेजेस में लीवर सिरोसिस को डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 और स्टेज 2 ये कंपेंसेटेड लीवर सिरोसिस है और स्टेज 3 स्टेज 4 डीकंपेंसेटेड लीवर सिरोसिस है। स्टेज 1 में जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम नॉर्मली किसी को पेट खराब होने पे जैसे सिम्टम्स आते हैं वैसे ही होते हैं। जैसे कि जी मचलाहट, कमजोरी, खाना देखते ही थोड़ा सा खाना देखते ही जी नौशिया सा आते फीलिंग आती है, कमजोर सोए सा लगता है, वजन किसी का घट जाता है 10 किलो 12 किलो अचानक से। मसल लॉस होता है। मसल लॉस मतलब जो हाथ जो देखते हैं उसका जो है ना वो बारीक पतले होने लगते हैं, उसे मसल लॉस कहते हैं। या फिर नींद कम आने लगती है, किसी को नींद भी आती है तो किसी को नींद कम होने लगती है। स्टेज 2 में अगर हम देखते हैं तो पेशेंट को पीलिया डेवलप होता है। पीलिया डेवलप होने के साथ साथ लीवर का जो प्रेशर है, लीवर के अंदर जो वेन्स होते हैं उनमें प्रेशर, एक पोर्टल वेन भी होती है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है। वो प्रेशर बढ़ जाने की वजह से स्टेज 2 के लक्षण है। जो अन्न नलिका होती है उसमें की नसें फूल जाती हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो एंडोस्कोपी में वाराइसिस दिखती है, ईसोफेजियल वाराइसिस। अन्न नलिका को साइंटिफिक टर्म में ईसोफेगस कहते हैं, तो ईसोफेजियल वाराइसिस दिखते हैं। और थोड़ा डीपली जब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एग्जामाइन करते हैं तो पेट में उनको फंडल वाराइसिस भी दिखते हैं। और जो खाने की थैली है, पेट जिसमें खाना जमा होता है, उसमें पोर्टल गैस्ट्रोपैथी करके टर्म भी दिखती है स्टेज 2 में। अगर इसके ऊपर भी निदान नहीं किया गया तो स्टेज 3 में पेशेंट को खून की उल्टी होना शुरू हो जाती है। क्यों होती है खून की उल्टी? क्योंकि वो जो प्रेशर है, जो मैंने बोला था लीवर में प्रेशर बनने लग जाता है, वो वेन में प्रेशर, नसें फूलने लग जाती, वो फटती है स्टेज 3 में। उसीलिए पेशेंट को खून की उल्टी हो जाना, हाँ काले रंग का लैट्रिन पास होता है पेशेंट को, पेट में पानी भर जाता है स्टेज 3 में, हाथ पैरों पे सूजन आती है, सांस फूलने लग जाती है। और स्टेज 4 में मतलब ये लाइफ थ्रेटनिंग और ड्रेडफुल कंडीशन है स्टेज लीवर सिरोसिस की। इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर मतलब लीवर के साथ साथ जो भी हमारे पहले वाले जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं स्टेजेस के, वो सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और स्टेज 4 में पेशेंट को खून की उल्टी, 1-1 लीटर तक पेशेंट खून की उल्टी कर देता है, काले रंग की मोशन पास करता है, पेट में भरपूर बहुत बड़ा सा पेट फूल जाता है। तो उसके लिए ऑप्शंस रहते हैं, वो पेट का पानी निकाला जाता है, उसके लिए प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, हाथ पैर सूज जाते हैं, पूरे बॉडी पे भी किसी को स्वेलिंग आती है। इसके साथ ही में शरीर पे इचिंग या फिर लाल थक्के से आते हैं, चट्टे से। वो चट्टे क्यों आते हैं? क्योंकि लीवर के बीमारी में खून पतला होने लगता है, तो यहाँ स्किन के ऊपर लाल चट्टे से, उसे पेटिचिए कहते हैं हम लोग, पेटिचल हेमोरेज, तो वो चट्टे भी आते हैं। तो समझ जाना चाहिए अगर ऐसे सारे सिम्टम हैं तो पेशेंट को लीवर से संबंधित कंप्लेंट्स शुरू हो गई, मतलब लीवर में बहुत बड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। अभी आपने कहा कि लीवर की जो रिलेटेड टेस्ट है वो बार बार कराते रहना चाहिए जिनके हिस्ट्री है या जो अल्कोहलिक है। यस, तो ऐसी कौन सी टेस्ट है कि जो हम लोगों ने रेगुलरली कराते रहना चाहिए? जी, ब्लड टेस्ट की अगर हम बात कर, मतलब ब्लड टेस्ट होते हैं और रूटीन। पहली चीज तो जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तो फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हमें पता चल जाता है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि पीलिया होता है। पेशेंट की जो आंखें हैं स्क्लेरा, वो पूरा येलो हो जाता है, स्किन येलोइश दिखने लग जाती है। फिर हिस्ट्री और थोड़ा पूछते हैं तो पेशेंट को पूछते हैं कि आपने मोशन जो लैट्रिन पास करते उसका रंग देखा, तो हल्का रंग आने लग जाता है या सफेद रंग की लैट्रिन पास होती है पेशेंट को शुरुआती दौर में। जब पेशेंट को एब्डोमिनल हम एग्जामिनेशन करते हैं तो पाल्पेशन करते वक्त लीवर का साइज बड़ा हुआ है ये भी पाल्पेट कर सकते हैं, बड़ा साइज लीवर का पाल्पेट होता है। उसी के साथ साथ ब्लड इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं तो लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, उसमें बिलिरुबिन की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई रहती है। लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन, SGOT, PT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्ब्यूमिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये सारे पैरामीटर्स डिरेंज रहते हैं, बड़े या तो बड़े हैं या तो फिर कम हो जाते हैं, प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है। क्यों होती है प्रोटीन की मात्रा?
क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था लीवर ये पावर हाउस है हमारे बॉडी का, ये मेटाबॉलिज्म करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का। लीवर में गड़बड़ी आ गई तो प्रोटीन्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, इसीलिए प्रोटीन की मात्रा भी कम दिखती है। किडनी के भी टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि एडवांस जैसे स्टेज 4 में वगैरह किडनी का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है तो क्रिएटिनिन यूरिया की मात्रा भी बढ़ जाती है, इसलिए किडनी के टेस्ट किए जाते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट भी किया जाता है, क्योंकि लीवर सिरोसिस के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के इसमें ही तिल्ली जिसे स्प्लीन कहते हैं उसका भी साइज बढ़ जाता है, और जैसे उसका साइज बढ़ जाता है तो वो अपनी ही सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से पेशेंट को अनीमिया की कंप्लेन होती है। या फिर खून की उल्टी या काले रंग का लैट्रिन पास हो रहा है, इसका मतलब है कुछ तो इंटरनल ब्लीड है पेशेंट को, तो इसके चलते पेशेंट को अनीमिया तो नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं और प्लेटलेट चेक करते हैं। लीवर सिरोसिस के पेशेंट के प्लेटलेट 5-5 हज़ार तक भी नीचे आ जाते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज 1 से 1.5 लाख के ऊपर चाहिए कम से कम, तो वो इतना नीचे आ जाता है पेशेंट। उसीलिए नाक से खून आना, इजीली कहीं से भी ब्लीड हो, खून पतला हो जाता है, कोएगुलेशन जो प्रोफाइल है वो फैक्टर्स भी डैमेज डिरेंज हो जाते हैं, उसके भी पैरामीटर्स, लीवर अगर खराब होता है तो। इसीलिए ये सारे टेस्ट हम करते हैं। और इमेजिंग स्कैन में अगर हम देखें, मतलब जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन से, ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन से हमें पता चल गया कि लीवर से संबंधित कुछ है, तो इमेजिंग में सोनोग्राफी, फाइब्रोस्कैन और एंडोस्कोपी, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर सिरोसिस के केसेस में। सोनोग्राफी जैसे मैंने आपको पहले बताया फैटी लीवर के ग्रेड्स बताती हैं, उसी के साथ साथ लीवर का कितना साइज बड़ा है वो बताती हैं, और सरफेस कैसा है सोनोग्राफी में, जैसे मैंने बोला था खुरदरा, नोडुलर, ये सोनोग्राफी में पता चल जाता है। ठीक है, तो सोनोग्राफी से ये निदान होता है। फाइब्रोस्कैन ये एक ऐसी टेस्ट है जिसमें हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं। पहली चीज़ लीवर में फैट कितना डिपॉजिट है, और दूसरी चीज़ लीवर में स्टिफनेस कितना है, सख्त कितना हो गया। जैसे मैंने बोला था ना, नॉर्मल पर्सन का सॉफ्ट होता है और लीवर सिरोटिक पर्सन का जो होता है वो सख्त होता है, तो कितना स्टिफनेस आया है ये पता चलता है फाइब्रोस्कैन से। और अगर अल्कोहलिक, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ऐसे कॉजेज जो मैंने बोले थे, ये पेशेंट्स के फाइब्रोस्कैन की वैल्यूज़ अगर 15 किलो पास्कल के ऊपर है तो उन्होंने अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो सिरोसिस की तरफ जा रहे हैं। 15 ये नॉर्मल लेवल है। फिर एंडोस्कोपी में क्या है, जो मैंने बोला था नसें फूल जाती है, तो जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो एंडोस्कोपी करते हैं, जिससे वो देखते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से अन्न नलिका, खाने की जो नली इसोफेगस, उसकी नसें फूल गई है क्या, पेट के अंदर नसें फैल गई, पेशेंट को पोर्टल गैस्ट्रोपैथी तो नहीं हो रहा है, या फंडल वराइसिस या इसोफेजियल वराइसिस तो नहीं हो रहा है, इसका निदान करने के लिए ये सारी जांचें की जाती हैं। इस बीमारी से हमें बचना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, ख्याल रखने की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया था ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड डिस्लिपिडेमिया, तो इन पर्सन्स ने ना एक प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपना एक कस्टमाइज डाइट चार्ट ले लेना चाहिए कि लीवर में अगर प्रॉब्लम है, विजिबल हो रहा है, तो उन्होंने रिफाइंड कार्ब्स से बचना चाहिए, हाई शुगर, हाई फैटी सब्सटेंसेस नहीं खाने चाहिए जिसमें ऑयल इंटेक ज़्यादा होता है, ज़्यादा मसाले का, ज़्यादा तेल का, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उसके साथ साथ एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए। लाइफस्टाइल के बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, है ना, कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी का वजन जो है वो नियंत्रण में रखो, अपने बॉडी के पैरामीटर्स को कंटिन्यूअसली आप मतलब एटलीस्ट साल में एक बार तो भी आप उसके टेस्ट कराते जाओ। मैम, अभी आपने इतना जो बताया सब, वो तो है कि हम लोग अगर ध्यान रखते हैं ठीक से तो हम अपना एक सुखी जीवन भी बिता सकते हैं, लेकिन जो आपने अभी बताया लीवर सिरोसिस के बारे में, उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर किसी को लीवर सिरोसिस होता है स्टेज 1, जैसे आपने कहा 4 स्टेजेस होती हैं, तो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अलग अलग स्टेज में? जी देखिए, अगर पेशेंट सिरोसिस का है, सिरोसिस ऑफ लीवर डायग्नोसिस होके आ रहा है, इसका खुद ही में ये मीनिंग है कि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। मैंने आपको 3 फेजेस एक्सप्लेन किया था, पहले इन्फ्लामेशन होगा, उसके बाद स्कारिंग होगी और उसके बाद सिरोसिस आएगा। तो अगर वो सिरोसिस लेके आ रहा है तो वो ऑलरेडी लेट हो चुका है ना, ही इज ऑलरेडी इन इटसेल्फ इन अ लेट फेज ना। तो
सिरोसिस का ऐसा है कि दो इसमें रहता है, एक तो वो साइलेंट रहेगा, सिम्टम्स ही नहीं देगा, या फिर सिम्टोमेटिक रहेगा। तो सिम्टम्स जो मैंने स्टेजेस वाइज आपको एक्सप्लेन किया, स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में, ठीक है। तो जैसे फैटी लीवर को अगर हम शुरुआती दौर में ही डायग्नोस करके ठीक कर रहे हैं तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस से हम बच सकते हैं। अल्कोहलिक को अगर हम पहले ही अल्कोहल को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे और फिर फाइब्रोस्कैन में अगर हम लोग देख रहे हैं कहीं स्टिफनेस वगैरह तो नहीं हो रहे, तो हम पहले ही उन चीज़ों को रोक सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिसको लेट सिम्टम्स नजर आते हैं, उन सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है असाइटिस, पेट में पानी भर जाना और हाथ पैरों पे सूजन आना। दूसरे नंबर पे कॉम्प्लिकेशंस में खड़े रहते हैं खून की उल्टी और काले रंग की संडास, अगर किसी को लैट्रिन हो रहा है, काले रंग का मोशन पास हो रहा है तो वो। तीसरे नंबर पर पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस होता है। अनकॉन्शियसनेस मतलब सीरम अमोनिया की जो ब्लड की लेवल है वो बढ़ जाती है और उस वजह से पेशेंट कोमाटोस फेज में, या फिर उसे सुध नहीं रहती, वो क्या अजीब, वो शुरुआत ऐसी होती है कि लीवर का पेशेंट है, पेट में पानी भर रहा है और अगर वो अजीब अजीब बातें भी कर रहा है या अनकॉन्शियस कोमा में चले जा रहा है तो वो उसे हिपैटिक एन्केफेलोपैथी कहते हैं। हिपैटिक, ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस है। और अगर आप लीवर सिरोसिस के साथ किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसे हिपैटोरीनल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, पेशेंट का पेशाब कम हो जाती है और ब्लड टेस्ट जब करते हैं तो लीवर फंक्शंस तो डिरेंज रहते ही है, उसके साथ साथ किडनी के फंक्शंस भी बढ़ जाते हैं, सीरम क्रिएटिनिन यूरिया भी बढ़ जाता है। दूसरे और एक कॉम्प्लिकेशन ऐसा देखने में मिला है कि लीवर सिरोसिस तो है पेशेंट को और सांस बढ़ रही है, सांस फूल रही है, उसे हम हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं। हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम मतलब लंग्स का इन्वॉल्वमेंट जो है, उसका जो प्रेशर है एसाइटिस के वजह से वो प्रेशर लंग्स पर आ रहा है, पेशेंट बैठे बैठे भी सांस फूलता है। सो कुछ काम कर रहा है तब तो फूलेगा ही, लेकिन बैठे बैठे भी, एट रेस्ट भी उनको ब्रेथलेसनेस होता है। थर्ड, जो तिल्ली होती है उसका साइज बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं हिपैटो हाइपरस्प्लिनिक सिंड्रोम। हिपैट हाइपरस्प्लिनिक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, तिल्ली का जो साइज बढ़ता है वो रेड ब्लड सेल अपने आप ही एनगल्फ करना शुरू करता है, जिसके चलते पेशेंट को एनीमिया वगैरह ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। चौथा जो मैंने बोला है लीवर कैंसर। लीवर कैंसर ये एक कॉम्प्लिकेशन है लीवर सिरोसिस का। अगर लीवर सिरोसिस का सही समय में सही निदान नहीं किया तो वो लीवर कैंसर का में उसका रूपांतर हो जाता है। मतलब इतना ही कह सकते हैं कि अगर पहले तो आप लाइफस्टाइल को चेक रखिए हमेशा, उसे संभालिए ताकि ऐसी कोई बीमारी ही ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी हो भी जाए तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से आप कंसल्ट करना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसे पेशेंट के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी में लिवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट लिया और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, हमारे एक पेशेंट है चंद्रभागा सावंत, 60 साल के सतारा के पेशेंट हैं। मिसेस चंद्रभागा सावंत, उम्र 60 साल, सतारा महाराष्ट्र की रहने वाली। इन्हें भूख ना लगना और शरीर में दर्द के लक्षण दिखने लगे। मुझे जरा भी भूख नहीं लगती थी, खाना पीना तो क्या उस सब का मन ही नहीं करता था। नींद बहुत आती, खाने को देखकर ही उल्टी आती, हाथ पैर में दर्द रहता, नींद बहुत आती, हमेशा सोए रहने का मन होता। थोड़े समय के बाद उनकी परेशानियां बढ़ने लगी थीं। उन्होंने दूसरे डॉक्टरों से इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मुलाकात की और उनसे इलाज करवाया, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। स्थानीय इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद हमने फैमिली डॉक्टर से 3-4 महीनों तक लगातार इलाज करवाया पीलिया के लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। खाना खा ही नहीं पाती थी। इसके बाद उन्होंने कुछ जांच करवाई जो इस प्रकार थीं। अगस्त 2018 में टोटल बिलीरुबिन 14.68 था, डायरेक्ट बिलीरुबिन 12.88 था और SGOT 126 था। जिस वक्त पेट की सोनोग्राफी जून में करवाई, उस वक्त हमें यह समझ में आया कि लीवर में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से मम्मी की कमजोरी बढ़ रही है और वो बीमार रहने लगी हैं। उन्हें लिवर सिरोसिस का निदान हुआ था। उसके बाद उनकी परेशानियां भी बढ़ने लगी थीं और जंतु भी फैलने लगे थे। सतारा के पेट की बीमारी के बड़े डॉक्टरों को मम्मी को दिखाने के बाद उन्होंने केस की स्टडी की और उन्हें समझ आया कि लीवर में कुछ तो प्रॉब्लम है और उसके ऊपर उन्होंने इलाज शुरू किया। इलाज चालू था, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि बढ़ती जा रही थी। फिर यह बताया गया
कि उनका लिवर 80 से 90% बिगड़ चुका है और सलाह दी गई कि जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट करवाना जरूरी है। मुझे पता चला कि लीवर खराब करने वाली लीवर सिरोसिस नाम की एक भयानक बीमारी अब मेरी मम्मी को हो चुकी है और इसका इलाज सिर्फ लिवर की बदली या लिवर ट्रांसप्लांट ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं था। मरीज की उम्र को ध्यान में रखकर उनके परिवार के सदस्यों ने सर्जरी करवाने को मना किया। हालांकि उनकी तबीयत ज्यादा ही बिगड़ती जा रही थी, पर अब भी आशा की किरण बची है। इस बार उनकी फैमिली को मॉडर्न होम्योपैथी द्वारा किए जाने वाले इलाज के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी मुलाकात लेना तय किया। मॉडर्न होम्योपैथी के मेन ऑफिस में हम गए। वहाँ गए तो हमारा केस डॉक्टर विजय कुमार माने ने ध्यान से देखा और सारे रिपोर्ट्स पढ़े। सचमुच ये उनके लिए एक आशा की किरण साबित हुई। उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से इलाज करवाना शुरू किया और अगस्त 2018 में सिर्फ 8 दिनों के अंदर उनका बिलीरुबिन 14.68 से गिरकर 12.75 हो गया। जिन रिपोर्ट्स की चिंता थी, बिलीरुबिन बढ़ रहा था, लिवर फंक्शन टेस्ट जिसका हमें डर लग रहा था, वो सारे रिपोर्ट्स अब माइनस की ओर या तो धीरे धीरे अब कम होने लगे थे। दूसरी परेशानियां भी कम होने लगी। उनकी एसाइटिस की परेशानी भी कम होने लगी थी। सबसे पहले उन्हें भूख लगने लगी थी। भूख लगने के बाद मम्मी अपने आप ही धीरे धीरे चलने लगी थी और 1 महीने के इलाज के बाद उनका बिलीरुबिन गिरकर 5.59 हो गया। उनको बेहतर महसूस होने लगा और तबीयत ठीक होने लगी। अब मैं एकदम पहले की तरह आसानी से चल पाती हूँ, घूम फिर सकती हूँ। और अक्टूबर 2018 तक उनका बिलीरुबिन गिरकर 0.53 हो चुका था। मिसेस सावंत को अब कोई परेशानी नहीं थी और लिवर ट्रांसप्लांट की भी कोई जरूरत बची नहीं थी। मॉडर्न होम्योपैथी में जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो दवाइयाँ लेना इतना आसान है कि उसके लिए मरीज को किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मरीज खुद अपनी दवाइयाँ अपने आप ही ले सकता है। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज ने चंद्रभगा सावंत को एक नया जीवन दिया। उनकी जिंदगी संवर गई। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फिर एक बार खुशहाल जिंदगी जीने लगी। तो इनका आपने ये केस देखा ही, अभी इन्होंने क्या क्या सारे जो भी कुछ सिम्टम बताए वो वही सिम्टम है जो मैंने आपको पहले बताए, है ना, कि भूख ना लगना, उन्हें भूख नहीं लगती थी, सोए सा रहने, सोने की ही इच्छा होती थी, खाना देखते ही जी मचलाहट, बहुत ज़्यादा कमजोरी, वजन घट गया था उनका चंद्रभागा जी का। तो उन्होंने जब रिपोर्ट्स किए तब पता चला था कि उनका बिलीरुबिन 14 था और उनके जो बाकी SGOT SGPT के जो पैरामीटर्स थे वो भी काफ़ी हाई थे। एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी काफ़ी लेवल तक कम हो गया था। उनके पेट में पानी भी भरता था। मतलब इससे हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि पेशेंट स्टेज 4 का ही था। एसाइटिस आने लग गया था पेशेंट को, ठीक है। तो जब इन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी में अप्रोच किया, पहले इन्होंने आगे बहुत सी ट्रीटमेंट लिए थे माजी ने, लेकिन जब इन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी में अप्रोच किया, मेडिसिन वो लेके गए, तो 8 ही दिन में उनका जो 14 बिलीरुबिन था वो 12 हो गया। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि मॉडर्न होम्योपैथी की मेडिसिन लीवर सिरोसिस के पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रही है ना। और वीडियो में जैसे आपने देखा कि वो कितने हेल्दी लग रहे हैं, है ना। इसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए लीवर के पेशेंट्स के, है ना। जिस तरह से अगर किसी को दिन में सिर्फ एक बार नॉर्मली उल्टियाँ या जी मचलाहट होती है तो उसका पूरा दिन खराब जाता है। तो ये लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट होते हैं इनको तो कंटिन्यू ये सिम्टम्स आते रहते जाते रहते हैं, है ना। तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मॉडर्न होम्योपैथी के मेडिसिन से इम्प्रूव होता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्चेस में पता चला है लीवर सिरोसिस के पेशेंट विथ कॉम्प्लिकेशंस वाले अगर है तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 6 महीने से लेकर 2 साल तक की होती है। और लीवर सिरोसिस के पेशेंट विदाउट कॉम्प्लिकेशन, कुछ भी सिम्टम नहीं है, सिर्फ सिरोसिस ऑफ लीवर पता चला है, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या तो 12 साल या 12 साल से थोड़ा ज़्यादा ऐसी होती है। तो मैं मॉडर्न होम्योपैथी में डेफिनेटली इतना कहूँगी कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़रूर बढ़ती है इससे। क्योंकि चंद्रभागा जी का तो लाइव एग्जाम्पल आपने देखा ही है कि वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे जी, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे और उन्होंने खुद कहा कि अभी मुझे अच्छा भी फील हो रहा है और मैं मेरे रूटीन के सारे काम करती हूँ। मतलब करीबन तंदुरुस्त हो ही गए हैं, ऐसा भी कह सकते हैं जी। क्योंकि अब वो जो खुद कह रहे हैं कि मैं रेगुलर अपना रूटीन सब फॉलो कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जी, और वो भी इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद। एग्जैक्टली। तो मैं आपसे अब आखिरी सवाल जो मेरा है वो यही है कि लीवर सिरोसिस में मॉडर्न होम्योपैथी का रोल क्या है?
क्या कर रहे हैं मॉडर्न होम्योपैथी लिवर सिरोसिस? देखिए, लिवर सिरोसिस में मॉडर्न होम्योपैथी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ाएगी पेशेंट की। ठीक है, जैसे लग रहा है कि नहीं हमारा पेशेंट अभी 6 महीने 2 साल से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात मैंने इसीलिए की क्योंकि विकल्प है लिवर सिरोसिस के पेशेंट के लिए लिवर ट्रांसप्लांट, है ना। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि खराब विकल्प है, अच्छा विकल्प है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि डोनर की अनअवेलेबिलिटी होती है, कई बार डोनर नहीं मिलता है ना, या फिर डोनर मिलते तक के भी पेशेंट की कंडीशन पहले ही वो स्टेज 4 स्टेज 3 में रहती है, तो पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। वो सिम्टम्स ही इतने अग्रेसिव, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट को, इंटरनल ब्लीड हो रहा है, सारी चीज़ें, पेट में पानी भर रहा है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हैम्पर हुआ, उसके साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जीरो नीचे 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 आता है ग्राफ, है ना। तो मॉडर्न होम्योपैथी एक सपोर्ट है उन लोगों के लिए, है ना, जिनके केसेस में ऐसा है। और दूसरी चीज़, लीवर ट्रांसप्लांट का जो देखते हैं हम 60 एंड अबव पेशेंट्स या 50 एंड अबव, रिस्क फैक्टर तो है, रिस्क फैक्टर अपने रिस्क पे आपको वो ट्रांसप्लांट करना है, राइट। सो मॉडर्न होम्योपैथी जिनको ये ऑप्शंस नहीं ही ले पा रहे हैं, तो मॉडर्न होम्योपैथी इज ऑलवेज देयर फॉर दोज पर्सन कि वो मेडिसिन ले सकते हैं, अपनी लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं, और लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी अच्छी कर सकते हैं। मैम, लिवर सिरोसिस जैसी एक खतरनाक तो नहीं कहूँगी लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, ऐसी बीमारी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी इतनी उम्मीद जता रहा है, तो मैं भी आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस चर्चा से वैसे जो पेशेंट है जो लीवर की किसी भी कॉम्प्लिकेशन से यहाँ फेस कर रहे हैं लाइफ में अपनी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा आधार है मॉडर्न होम्योपैथी। आप यहाँ आए और लिवर सिरोसिस के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। धन्यवाद। संपर्क करें 198/C3 ई वार्ड, गीता मंदिर के नजदीक, कावला नाका, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। परामर्श और मार्गदर्शन के लिए हमारे अगले केंद्रों से संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन ऑफिस कोल्हापुर, मुंबई, दादर, कालवा, खारघर, पुणे, धनकवडी, हड़पसर, तलेगाव, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर, गोवा, म्हापसा, कर्नाटक, बैंगलोर, हुबळी, तेलंगाना, हैदराबाद, गुजरात, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर, जबलपुर।